सुस्वागतम। अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज अहमदनगर का न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज पारनेर। मैं प्राध्यापक डॉक्टर हनुमंत गायकवाड़, हिंदी विभाग। आज हम SYBA द्वितीय वर्ष कला, इसके अंतर्गत शैक्षिक वर्ष 2020 से 2021 तक जो पाठ्यक्रम छात्रों के लिए पढ़ाने के लिए है, इसके संदर्भ में मैं आप लोगों के लिए जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत BA द्वितीय वर्ष कला हिंदी विशेष, इसके अंतर्गत S1 काव्यशास्त्र सामान्य, तृतीय अयन और S1 इसके अंतर्गत साहित्य के भेद चतुर्थ अयन, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत हमें करना है। इसमें हम पहले इसके अंतर्गत जो तृतीय सेमिस्टर यानी थर्ड सेमिस्टर के अंतर्गत जो अध्ययन करना है, इसके संदर्भ में मैं आप लोगों के लिए जानकारी देने जा रहा हूँ। तृतीय अयन थर्ड सेमिस्टर, इसके लिए 3 क्रेडिट इसके लिए है और इसका जो उद्देश्य रहा है, ये उद्देश्य ये है भारतीय काव्य शास्त्र का परिचय देना, काव्य परिभाषा तत्व आदि अवगत कराना, काव्य के तत्व शब्द शक्तियों का परिचय देना, रस का स्वरूप समझाना, भारतीय काव्यशास्त्र में रुचि पैदा करना तथा आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित करना आदि उद्देश्य इस पाठ्यक्रम को लेकर इसके अंतर्गत किए गए हैं। तो इसमें जो पाठ्यक्रम है, जो आप लोगों के लिए पढ़ना है, वह उसके लिए हम कह सकते हैं इकाई 1, इसके अंतर्गत जो अध्ययन हमें करना है उसमें काव्य परिभाषा, उसमें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की काव्य परिभाषाओं का अध्ययन है। दूसरा है काव्य हेतु, उसको हम काव्य कारण भी कहते हैं। उसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि, इन 4 काव्य हेतुओं का अध्ययन हमें इसमें करना है। तीसरा है काव्य प्रयोजन, इसमें सिर्फ भारतीय जो काव्य प्रयोजन है, इन काव्य प्रयोजनों का अध्ययन इसमें हमें करना है। यह इकाई 1 में अध्ययन आप लोगों के लिए करना है। इकाई 2, इसमें काव्य के तत्व, उसमें भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत हमें करना है। अगला है शब्द शक्ति, उसमें शब्द शक्ति की परिभाषा, स्वरूप, शब्द शक्तियों का सोदाहरण परिचय, उसमें जो शब्द शक्तियाँ है, इसका अध्ययन हमें करना है। वह पहली शब्द शक्ति है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन शब्द शक्तियों का अध्ययन इकाई 2 में हमें करना है। अगली इकाई आती है 3, उसमें रस यानी रस सिद्धांत, इसका अध्ययन करना है। उसमें रस की परिभाषा और स्वरूप। दूसरा है रस के अंग, उसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। अगला है रसों का साधारण परिचय देना, उसमें सिर्फ 4 जो प्रमुख रस है,
इन रसों का परिचय देना है। उसमें श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस और करुण रस, इन 4 रसों का साधारण परिचय इसके अंतर्गत हमें देना है। तो काव्यशास्त्र विशेष 1 इसके अंतर्गत तृतीय आयन में हमें इस प्रकार का अध्ययन इसके अंतर्गत हमें करना है। अगला है चतुर्थ आयन, 4th सेमिस्टर, साहित्य के भेद, यशवन। इसके लिए क्रेडिट 3 है। इसमें जो हमें अध्ययन करना है वह इस प्रकार है। इकाई 1, इसमें काव्य के विविध भेद, पद्य के भेद, उसमें प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य का स्वरूप, प्रबंध काव्य के भेद, महाकाव्य और खंड काव्य और मुक्तक काव्य का परिचय, इसका अध्ययन इकाई 1 में हमें करना है। और इकाई 2 में गद्य के भेदों में कहानी, उपन्यास, निबंध का तात्विक परिचय और कहानी और उपन्यास में अंतर, यह इकाई 2 में हमें अध्ययन करना है। इकाई 3 में दृश्य काव्य में नाटक की परिभाषा और तत्व, एकांकी परिभाषा और तत्व, और नाटक के भेदों में रेडियो नाटक, दूरदर्शन नाटक और मंचीय नाटक, यह इकाई 3 में हमें अध्ययन करना है। यह अध्ययन हमारे लिए चतुर्थ आयन यानी 4th सेमिस्टर इसके अंतर्गत करना अपेक्षित है। अभी हम काव्यशास्त्र इसके अंतर्गत तृतीय आयन, इसमें इकाई 1 में काव्य परिभाषाओं में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। इससे पहले हम काव्य का स्वरूप क्या है, इस स्वरूप के संदर्भ में हम पहले देखेंगे। बाद में काव्य की जो परिभाषाएं है संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, इसका हम अध्ययन करेंगे। काव्य का स्वरूप, काव्य का स्वरूप बड़ा व्यापक है। जितना व्यापक है उतना ही सूक्ष्म भी। काव्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। काव्य की व्यापकता का सूक्ष्म प्रमाण तो यही है कि संसार के सभी देशों और जातियों में प्रारंभ से ही काव्य किसी न किसी रूप में पाया जाता है। न तो सभ्य संसार इसे केवल अपनी ही संपत्ति कह सकता है और न शिक्षित ही इसे अपनी बपौती। निरक्षर अशिक्षित लोगों के कंठ से काव्य की धारा फूट निकलने के प्रमाण हमारे सामने है और असभ्य कही जाने वाली जातियों का भी अपना जोरदार काव्य है। शुष्क नीरस जीवन प्रसन्नता के निर्भर बहाने का श्रेय काव्य का है। हम प्रकृति के बिना निर्जीव से रहते हैं, उसी प्रकार विज्ञान की उन्नत दशा में भी काव्य के अभाव में हमारा जीवन वास्तविक जीवन नहीं। इस पर प्रायः हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि काव्य का जीवन से संबंध है और जीवन में उसका क्या उपयोग है, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, इतिहास और विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि जिस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है,
क्या उसी प्रकार काव्य का भी जीवन में कोई उपयोग हो सकता है और इसके द्वारा हमारी भौतिक समस्याओं का क्या यथार्थवादी समाधान मिलता है? अवश्य मिल सकता है। काव्य मानव जीवन की सफलता और निराशा की दशा में आशा का संचार करता है। जिन श्रेष्ठ और पवित्र सिद्धांतों का मनीषियों ने समाज और धर्मशास्त्रियों में निरूपण किया है, उन्हें जीवन में उतार देने का श्रेय और गौरव काव्य को ही प्राप्त है। वह उनके अनुरूप हमारे संस्कार बनाता है। वैयक्तिक सुख दुखों को साधारणीकरण द्वारा सामाजिक सुख दुख बना देना काव्य का ही तो विशेषता इसमें दिखाई देती है। अतः सामाजिक भावना और चेतना को बनाना बिगाड़ना काव्य का ही काम है। काव्य मरणशील व्यक्तियों को भी अमर बनाकर सुरक्षित रक्षण करने वाला है। यदि उसमें महान गुण विद्यमान रहे हैं, प्राचीन महान पुरुषों को हमारे बीच जीते जागते रूप में चित्रित करना काव्य का ही काम है। अतः मानव गुणों को साकार और सजीव रूप में अमर बनाने वाले काव्य का मूल्य कौन आंक सकता है? काव्य निराकार पदार्थों, भावों और विचारों को साकार और सजीव बनाता है। जीवन के यथार्थ रूप की धारा को अशून्य और पूर्ण रूप से प्रभावित करते रहना काव्य का ही कार्य है। काव्य की व्यापकता का अनुभव और प्रकारों से भी किया जा सकता है। किसी भी देश, जाति अथवा युग का काव्य समस्त मानवता को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। अतः देश, राष्ट्र, जाति, वर्ण की संकीर्ण भावनाओं की परिधि से बाहर विश्वव्यापी मानवता की भावना के विकास के लिए काव्य का कार्य महत्वपूर्ण है। काव्य समस्त मानवता की संपत्ति है। काव्य का बड़ा महत्व है, वह हमारे जीवन को सदैव नई नई प्रेरणाएं देता रहता है। अतः काव्य का हमारे जीवन में शाश्वत महत्व है। काव्य का विषय और वस्तु भी जीवन ही है। वास्तविक जीवन और जगत की भूमि पर ही काव्य के काल्पनिक जीवन का प्रसार और विकास होता है। जीवन की धरती छोड़ने पर काव्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अतः काव्य का जीवन में घनिष्ठ संबंध रहता है। अभी हम काव्य परिभाषाएं देखेंगे। उसके अंतर्गत काव्य की जो परिभाषाएं आती है, उसमें पहले हम संस्कृत काव्य परिभाषाएं देखेंगे। उसको हम संस्कृत काव्य लक्षण भी कह सकते हैं। संस्कृत के विद्वानों द्वारा की गई काव्य की प्रमुख कुछ परिभाषाएं इसके अंतर्गत दी गई है। काव्य के श्रेष्ठ लक्षण विद्वानों, कवियों और सहृदयों ने दिए हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण काव्य परिभाषाओं के विश्लेषण और विवेचन द्वारा काव्य के रूप को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत के आचार्य द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों पर विचार करेंगे। नाटक को काव्य का एक रूप मानते हैं। उसमें भरत मुनि ये महत्वपूर्ण आचार्य माने गए हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने नाट्यशास्त्र इस काव्य ग्रंथ में उन्होंने काव्य की परिभाषाएं दी गई है। सबसे प्रथम काव्यशास्त्र का ग्रंथ ठहरता है यह नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में काव्य की कोई लक्षण नहीं दिया गया, अतः काव्य की सबसे प्राचीन परिभाषा हमें
अग्निपुराण में ही हमें देखने को मिलती है। संक्षेपाठ्यानिष्टार्थने वच्छिन्ना पदावली काव्य स्फुरदम लेकारम गुणवदोषम वर्जितम। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हो और जो दोष रहित और गुणयुक्त हो। इस परिभाषा में 5 बातें महत्वपूर्ण दी गई है अग्निपुराण में। इष्टार्थ, संक्षिप्त वाक्य, अलंकार, गुण और दोष। संक्षिप्त वाक्य स्मरणीयता का द्योतक है। इष्ट अर्थ तो सभी कवि व्यक्त करते हैं। अलंकार की आभा से युक्त होता अलंकार संप्रदाय का प्रभाव प्रकट करता है। गुण से युक्त होना काव्य गुणों की स्थिति का संकेत करता है। दोष से रहित होना उत्तम काव्य का लक्षण है, पर वह निषेधार्थ स्वरूप है। इस प्रकार अग्निपुराण में इस प्रकार काव्य की परिभाषा दी गई है। अग्निपुराण के बाद काव्य की संस्कृत परिभाषा में आचार्य भामह का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने एक परिभाषा दी गई है, वह परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह परिभाषा इस प्रकार है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ का संयोग काव्य है। यह परिभाषा अत्यंत व्यापक है क्योंकि इसके क्षेत्र में काव्य के अतिरिक्त शास्त्र, इतिहास, वार्तालाप आदि सभी आ जाते हैं। इस कारण इसमें अतिव्याप्ति का दोष है। यह भी काव्य के अत्यंत व्यापक और बाह्य स्वरूप का ही स्पष्टीकरण करती है। वास्तव में शब्दार्थों सहितों से भामह का तात्पर्य है काव्य शब्द और अर्थ दोनों की विशेषताएं जिसमें प्रकट हो ऐसा दोनों का संगठन निश्चित है कि शास्त्रादि में अर्थ की महत्ता का होना या होता है, शब्द नहीं, पर काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व रहता है। यह भामह का भाव है। फिर भी इसमें काव्य के स्वरूप का स्पष्टीकरण नहीं होता। प्रत्येक रचना शब्द और अर्थ से पूर्ण होती है, किंतु प्रत्येक रचना को काव्य नहीं कहा जा सकता। सहित अर्थात सामंजस्यपूर्ण शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं। जैसे लहर और पानी का जिस प्रकार संबंध होता है, उसी प्रकार शब्द और अर्थ का होता है। और एक दूसरा उदाहरण इसके अंतर्गत हम दे सकते हैं, जैसे आत्मा और शरीर। जैसे आत्मा और शरीर का संबंध है, उसी प्रकार शब्द और अर्थ का भी संबंध है। इसलिए आचार्य भामह की दी गई यह परिभाषा शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये एक परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण हमें लगती है। धन्यवाद।